प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पुष्पीय पादपों में जनन को समझने के लिए इन पादपों में मादा जनन प्रणाली को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। स्त्री केसर गुरु बीजाणुधानी, जिसे बीजांड भी कहते हैं, तथा भ्रूण कोश जायांग पुष्प के स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। जायांग एक स्त्री केसर या बहुस्त्री केसर हो सकते हैं। जहाँ पर ये एक से अधिक होते हैं, वहाँ स्त्री केसर आपस में संगलित यानी युक्तांडपी हो सकते हैं या फिर आपस में स्वतंत्र हो सकते हैं। प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं: वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। वर्तिकाग्र पराग कणों के अवतरण मंच का काम करता है। वर्तिका एक दीर्घाकृत पतला भाग है जो वर्तिका के नीचे होता है। स्त्री केसर के आधार पर उभरा हुआ भाग अंडाशय होता है। अंडाशय के अंदर एक गर्भाशयी गुहा कोष्ठक होती है। गर्भाशयी गुहा के अंदर एक और अपरा स्थित होती है। अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी सामान्यतः बीजांड कहलाती है। एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या 1 से लेकर अनेक तक हो सकती है। तो आइए एक प्रारूपी आवृत्ति बीज बीजांड या गुरु बीजाणुधानी की संरचना से परिचित होवें। बीजांड एक छोटी सी संरचना है जो एक वृंत या डंठल, जिसे बीजांड वृंत कहते हैं, द्वारा अपरा से जुड़ी होती है। बीजांड की काया बीजांड वृंत के साथ नाभिका नामक क्षेत्र में संगलित होती है। अतः ये नाभिका बीजांड एवं बीजांड वृंत के संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक बीजांड में 1 या 2 अध्यावरण नामक संरक्षक आवरण होते हैं। यह अध्यावरण बीजांड को चारों ओर से घेरे होता है। केवल बीजांड द्वार नामक आयोजित छोटे से रंध्र को छोड़कर बीजांड को चारों तरफ से घेरे रहता है। बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत निभाग होता है जो बीजांड को आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। अध्यावरणी से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है जिसे बीजांडकाय कहते हैं। बीजांडकाय केंद्र की कोशिकाओं में प्रचुरता से आरक्षित आहार सामग्री होती है। बीजांडकाय भ्रूण कोश में स्थित होता है। एक बीजांड में सामान्यतः एक अकेला भ्रूण कोश होता है जो एक गुरु बीजाणु से निर्मित होता है। विद्यार्थियों, क्या आप जानते हैं कि मेगास्पोरोजेनेसिस यानी गुरु बीजाणुधानी जनन कैसे होता है? गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं यानी मेगास्पोर मदर सेल से गुरु बीजाणुओं की रचना के प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बीजांड प्रायः एक अकेले गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से बीजांडकाय के बीजांडद्वारी क्षेत्र में विलग होते हैं। यह एक बड़ी कोशिका है जो सघन जीव द्रव्य से समाहित एवं एक सुस्पष्ट केंद्रक युक्त होती है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन से गुजरने का क्या महत्व है? अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का उत्पादन होता है। अब हम मादा युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट के बारे में जानेंगे। अधिकांश पुष्पी पादपों में गुरु बीजाणुओं में से एक कार्यशील होता है जबकि अन्य 3 अपविकसित हो जाते हैं। केवल कार्यशील गुरु बीजाणु स्त्री युग्मकोद्भिद यानी भ्रूणकोश के रूप में विकसित होता है। एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश के बनने की विधि को एक बीजाणुज विकास कहा जाता है। आइए भ्रूणकोश के निर्माण का थोड़ा और विस्तार से अध्ययन करें। क्रियाशील गुरु बीजाणु के केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 केंद्रकी बनाते हैं जो विपरीत ध्रुवों को चले जाते हैं और 2 केंद्रीय भ्रूणकोश की रचना करते हैं। 2 अन्य क्रमिक समसूत्री केंद्रीय विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 केंद्रीय और तत्पश्चात 8 केंद्रीय भ्रूणकोश की संरचना करते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि ये सूत्रीय विभाजन सही अर्थों में मुक्त केंद्रक हैं जो केंद्रीय विभाजन से तुरंत ही कोशिका भित्ति रचना द्वारा नहीं अनुपालित किया जाता है। 8 न्यूक्लिएट चरण के पश्चात कोशिका भित्ति की नींव पड़ जाती है जो विशिष्ट मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश के संगठन का रूप लेती है। 8 में से 6 न्यूक्लियाई भित्ति कोशिकाओं से घिरे होते हैं और कोशिकाओं में संयोजित रहते हैं। शेष बचे 2 न्यूक्लियाई ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहलाते हैं जो अंड उपकरण के नीचे
बड़े केंद्रीय कोशिका में स्थित होते हैं। भ्रूण कोश के अंदर कोशिकाओं का वितरण विशिष्टतापूर्ण होता है। बीजांडद्वारी सिरे पर 3 कोशिकाएं एक साथ सामूहिकृत होकर अंड उपकरण या समुच्चय का निर्माण करती हैं। इस अंड उपकरण के अंतर्गत 2 सहायक कोशिकाएं तथा एक अंडकोशीय निहित होती है। बीजांडद्वारी छोर, जिसे तंतुरूप समुच्चय कहते हैं, पर एक विशेष सहायक कोशिका स्थूल होने लगता है, जो सहायक कोशिकाओं में पराग नलिकाओं को दिशा निर्देश प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 3 अन्य कोशिकाएं निभागीय छोर पर होती हैं, प्रतिव्यसंत या एंटीपोडल कहलाती हैं। वृहद केंद्रीय कोशिका में 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई होते हैं। इस प्रकार से एक प्रारूपी आवृत्ति बीजी भ्रूण कोश परिपक्व होने पर यद्यपि 8 न्यूक्लियीकृत वस्तुतः 7 कोशिकीय होता है। इससे पहले के भागों में आप पढ़ चुके हैं कि पुष्पीय पादप में नर एवं मादा युग्मक क्रमशः परागकण एवं भ्रूण कोश में पैदा होते हैं। चूंकि दोनों ही प्रकार के युग्मक अचल हैं, अतः निषेचन संपन्न होने के लिए दोनों को ही एक साथ लाना होता है। तो यह कैसे संपन्न होता है? इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परागण या पॉलिनेशन एक प्रक्रम है। पराग कणों का पराग कोश से झड़ने के बाद स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या संचारण को परागण कहा जाता है। पराग के स्रोत को ध्यान में रखते हुए परागण को 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला, स्वयुग्मन, जिसे अंग्रेजी में ऑटोगैमी कहते हैं। इसमें एक ही पुष्प में पराग कोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होता है। इस प्रकार का परागकण उसी पुष्प के अंदर होता है। एक सामान्य पुष्प में जहां पराग कोश एवं वर्तिकाग्र खुलता एवं अनावृत होता है, वहां पूर्ण स्वयुग्मन अपेक्षाकृत दुर्लभ होता है। इस प्रकार के पुष्पों में स्वयुग्मन के लिए पराग एवं वर्तिकाग्र की विमुक्ति के लिए क्रमशः समकालिकता की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही पराग कोश एवं वर्तिकाग्र को एक दूसरे के पास अवस्थित होना चाहिए ताकि स्वपरागण संपन्न हो सके। कुछ पादप जैसे कि वायोला तथा ऑक्सैलिस 2 प्रकार के पुष्प पैदा करते हैं। उन्मिल परागणी पुष्प अन्य प्रजाति के पुष्पों के समान ही होते हैं, जिससे पराग कोश एवं वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं, तथा अनुन्मिल्य परागणी पुष्प कभी भी अनावृत नहीं होते हैं। इस प्रकार के पुष्पों में पराग कोश एवं वर्तिकाग्र एक दूसरे से बिल्कुल नजदीक स्थित होते हैं व पुष्प कलिका में पराग कोश स्फुटित होते हैं। तब परागकण वर्तिकाग्र के संपर्क में आकर परागण को प्रभावित करते हैं। अतः अनुन्मिल्य परागणी पुष्प सदैव स्वयुग्मक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्तिकाग्र पर क्रॉस या पर परागण अवतरण को अवसर नहीं मिलता। उन्मिल परागणी पुष्प सुनिश्चित रूप से बीज पैदा करते हैं। दूसरा होता है सजात पुष्पी परागण, जिसमें एक ही पादप के एक पुष्प के परागणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकानों तक स्थानांतरण है। यद्यपि सजात पुष्पी परागण क्रियात्मक रूप से पर परागण ही है, जिसमें एक कारक या एजेंट सम्मिलित होता है। सजात पुष्पी परागण लगभग स्वयुग्मन जैसा ही है, क्योंकि इसमें परागकण उसी पादप से आता है। और तीसरा होता है पर निषेचन। इसमें भिन्न पादपों के परागकोश से भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होता है। मात्र यह ही केवल एक प्रकार का परागण है जिसमें परागण के समय आनुवांशिकतः भिन्न प्रकार के परागणों का आगमन होता है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि परागण के अभिकर्मक या कारक कौन से हैं। पौधों में परागण के कारक या अभिकर्मक के रूप में 2 अजीवीय यानी वायु एवं जल तथा एक जीवी प्राणी कारक एजेंट का उपयोग कर लक्ष्य प्राप्त करते हैं। अधिकतर पौधे परागण के लिए जीवीय कारकों का उपयोग करते हैं। बहुत कम वायु परागित पादप संघनित पुष्पक्रम
तथा स्पष्ट पौधे अजीवीय कारकों का उपयोग करते हैं। वायु तथा जल अनावृत केसर को दर्शाते हुए दोनों ही कारकों में परागकण का वर्तिकांत के संपर्क में आना महज संयोगात्मक घटना है। इस प्रकार की अनिश्चितता तथा परागकणों के ह्रास से जुड़े तथ्यों की क्षतिपूर्ति हेतु पौधे बीजांडों की तुलना में असंख्य मात्रा में परागकण उत्पन्न करते हैं। अजीवीय परागकण में वायु द्वारा परागण सर्वाधिक सामान्य परागण है। इसके साथ ही वायु परागण के लिए हल्के तथा चिपचिपाहट रहित परागकणों की जरूरत होती है ताकि वे हवा के झोंके के साथ संचारित हो सकें। ये अक्सर बेहतर अनावृत पुंकेसर से युक्त होते हैं ताकि वे आसानी से हवा के बहाव से प्रसारित हो सकें तथा वृहद एवं पिच्छ वर्तिकाग्र युक्त होते हैं ताकि आसानी से वायु में उड़ते हुए परागकणों को आबद्ध किया जा सके। वायु परागित पुष्पों में प्रायः प्रत्येक अंडाशय में एक अकेला बीजांड तथा एक पुष्प क्रम में असंख्य पुष्पगुच्छ होते हैं। इसका एक जाना पहचाना उदाहरण भुट्टा है। आप जो कुंदन देखते हैं वो कुछ और नहीं बल्कि वर्तिकाग्र और वर्तिका है जो हवा में झूमते हैं ताकि पराग कणों को आसानी से पकड़ सके। घासों में वायु परागण सर्वथा सामान्य है। पुष्पी पादपों में पानी द्वारा परागण काफी दुर्लभ है। यह लगभग 30 वंशों तक सीमित है। यह विश्वास किया जाता है कि कुछ ब्रायोफाइट एवं टेरिडोफाइट का विस्तार केवल इसीलिए सीमित है क्योंकि नर युग्मकों का वर्तिकाग्र तक परिवहन एवं निषेचन हेतु जल की आवश्यकता होती है। जल परागित पादपों के कुछ उदाहरण वेलिसिनेरिया तथा हाइड्रेला जो कि ताज़े पानी में उगते हैं और अनेकों समुद्री जलीय घासें हैं। सभी जलीय पौधे परागण के लिए जल का उपयोग नहीं करते। अधिकांश जलीय पौधे जैसे वाटर हाइसिंथ एवं वाटर लिली पानी की सतह पर पैदा होते हैं और इनका परागण कीटों एवं वायु से होता है जैसा कि अधिकतर थलीय पादपों में होता है। एक प्रकार के जलीय परागण में मादा पुष्प एक लंबे डंठल द्वारा जल की सतह पर आ जाते हैं और नर पुष्प या परागकण पानी की सतह पर अवमुक्त होकर आ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर बेलिसिनेरिया लंबे डंठल के साथ जल धाराओं में निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं। इनमें से कुछ एक संयोगात्मक रूप से मादा पुष्प एवं वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। एक अन्य समूह के जलीय परागण वाले पादपों जैसे कि समुद्री घासों में मादा पुष्प जल की सतह के नीचे ही पानी में डूबा रहता है और परागकणों को जल के अंदर ही अवमुक्त किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने पुष्पीय पादपों में मादा जनन तंत्र एवं परागण के बारे में अध्ययन किया। इस विषय में सोचने पर हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं। आशा है कि आप आज के अध्ययन से अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढ पाएंगे। तो फिर मिलते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद।